हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसे तानाशाह की जिसे दुनिया खौफ खाती थी, जिसकी सन की सोच और एक गलत कदम ने पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। एक ऐसा नाम जिसके मरने के बाद दुनिया में कहीं किसी ने मनमानी की या कहीं किसी ने अपनी शासन व्यवस्था को अपने तरीके से चलाया, उसे उसी के नाम से बुलाया गया। राष्ट्रवादी स्कूल का एक ऐसा विद्यार्थी जिसने न केवल अपने राष्ट्र के निवासियों में बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में रह रहे जर्मन लोगों के दिलों में गर्व और जोश की भावना को पूरी तरीके से भर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फांसीवादी विचारधारा के अड़ियल मिजाज नेता एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया जर्मनी के बॉर्डर पर बसे ब्रोनो एमेन शहर में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हिटलर के पिता अलोइस हिटलर एक कस्टम ऑफिसर थे व मां क्लारा हिटलर एक हाउसवाइफ थी। हिटलर के अलावा हिटलर के परिवार में 3 भाई बहन और थे, गुस्ताव, ईडा और ओटो, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। 1897 में हिटलर लाबांच शहर में रहने लगा और उसने गायन की शिक्षा ली एवं चर्च की गायन मंडली में शामिल भी हो गया। वो अब पादरी का विचार करने लगा था कि मैं चर्च में रहकर पादरी बनूंगा, लेकिन उस विचार में भी हिटलर असफल हो गया। जीवन के शुरुआती चरण में हिटलर का जिस स्कूल में एडमिशन कराया गया वहां अनुशासनहीनता के कारण स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया। स्कूल से रस्टिकेट होने के बाद हिटलर के पिता अलोइस हिटलर के साथ हिटलर के संबंध बिल्कुल खराब हो गए थे। हिटलर जब 18 वर्ष का हुआ तो 21 दिसंबर 1907 को 47 वर्ष की आयु में हिटलर की मां क्लारा हिटलर का ब्रेस्ट कैंसर से निधन हो गया। मां की मौत के बाद हिटलर वियना चला गया और वियना में 1908 से लेकर 1913 तक रहा। वियना प्रवास के दौरान हिटलर के अंदर ललित कला के लिए प्रेम जागा और ललित कला अकादमी में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन ललित कला अकादमी में एडमिशन लेने के लिए शर्त थी कैंडिडेट का 10वीं पास होना, और हिटलर 10वीं पास भी नहीं था, इसलिए ललित कला अकादमी में प्रवेश लेने से वंचित हो गया। हिटलर यहां भी फेल हो गया। हिटलर के पिता की मौत 1903 में ही हो चुकी थी। 1909 आते आते हिटलर से सब कुछ छिन चुका था। न पैसा था, न घर था, न परिवार था, कोई भी संसाधन हिटलर के पास नहीं था। हिटलर अब सरकारी छात्रावास में रहने लगा था और दिहाड़ी मजदूरी करता था। खाली वक्त में हिटलर धार्मिक और स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर के चित्र बनाता था, जिनको बेचकर वो अपनी दैनिक जरूरत का सामान खरीदता था, लेकिन लंबे समय तक ये भी नहीं चल पाया। हिटलर यहां भी असफल हो गया। साल 1913 में हिटलर अपने पिता की संपत्ति में से मिले कुछ पैसों को लेकर म्यूनिख चला गया और म्यूनिख में ऑस्ट्रिया हंगेरियन संयुक्त सेना में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन संयुक्त सेना के अधिकारियों ने हिटलर को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आप मेडिकली अनफिट हैं, आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते। हैब्सबर्ग साम्राज्य की संयुक्त सेना के अधिकारियों के रिजेक्ट किए जाने के बाद हिटलर ने इस सेना में जाने का सपना ही छोड़ दिया। हिटलर ने कारण बताया कि यह सेना कई नस्लों का मिश्रण है, इसलिए यह अशुद्ध है और एक दिन मैं अपनी शुद्ध सेना यानी आर्य नस्ल की सेना बनाऊं। उधर सर्बिया में हुई ऑस्ट्रियाई राजकुमार की हत्या ने 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का श्री गणेश कर दिया। युद्ध शुरू होते ही यूरोप के तमाम देशों ने अपनी सेना की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया और इसी बीच हिटलर को जर्मनी की सेना में भर्ती होने का अवसर मिल गया। सेना में भर्ती होते ही हिटलर को पहली पोस्टिंग मिली बेल्जियम में और काम मिला डिस्पैच रनर का, यानी पत्रों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग भाग कर पहुंचाना। सरकारी पत्रों एवं सूचनाओं को सही जगह और सही समय पर पहुंचाने के लिए हिटलर को आयरन क्रॉस के सम्मान से सम्मानित भी किया गया। प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था। साल 1918 में हिटलर की तैनाती बेल्जियम में लड़ाकू दस्ते के रूप में हुई। जब ब्रिटेन ने मस्टर्ड अटैक किया तो जर्मनी ने अपने सैनिकों के लिए
मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन हिटलर की बड़ी मूंछें होने के कारण मास्क पहनने में दिक्कत आ रही थी। मास्क पहनना अनिवार्य था, इसलिए हिटलर ने अपनी मूंछों की शेप हमेशा के लिए बदल दी, जो उसके मरते दम तक विद्यमान रही। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में सोमे की लड़ाई का बहुत महत्व है, जिसमें बताया जाता है कि लगभग 10 लाख लोगों की जानें गई थी। हिटलर भी एक गोला फटने के कारण इस युद्ध में घायल हो गया था। अगस्त 1918 में एक सीनियर यहूदी लेफ्टिनेंट की सिफारिश पर हिटलर को वीरता के लिए प्रथम श्रेणी आयरस क्रॉस के सम्मान से सम्मानित किया गया था। 15 अक्टूबर 1918 को ब्रिटेन द्वारा किए गए मस्टर्ड गैस अटैक के हमले में हिटलर टेम्परेरी तौर पर अंधा हो गया था और उसकी रोशनी जाने पर उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। परंतु जब हॉस्पिटल में हिटलर ने जर्मनी की हार की सूचना सुनी तो उसके मुंह से निकला, अब मैं पूरी तरह अंधा हो गया। नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और हिटलर भी जर्मनी के शहर म्यूनिख लौट आया। साल 1919 में एंटन ट्रैगलर नामक व्यक्ति ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम का एक संगठन बनाया। हिटलर भी इस पार्टी का सदस्य बन गया। आगे चलकर इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी रख दिया और स्वास्तिक को इस पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया। उधर फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई में मित्र देश और उनके सहयोगी वर्साई जर्मनी के मध्य एक संधि होती है, वर्साई की संधि, और इसी संधि ने हिटलर को बनाया द एडोल्फ हिटलर। वर्साई की संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी, जैसे जर्मनी अधिकतम अपनी सैनिक संख्या 1 लाख रख सकता था। मित्र राष्ट्रों को युद्ध खर्चे की भरपाई भी जर्मनी के द्वारा की जाएगी। जर्मनी के कोयला एवं लोहा के उत्पादक जो क्षेत्र थे उन पर फ्रांस ने अगले 15 वर्षों के लिए अधिकार कर लिया था। प्रशांत महासागर में जर्मनी के द्वीपों को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया था। अफ्रीका में जो जर्मनी के उपनिवेश थे उनको भी मित्र राष्ट्र और उनके सहयोगी संघों ने आपस में बांट लिया था। और सबसे अपमानजनक शर्त थी वो थी कि युद्ध के लिए एकमात्र जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो वर्साई की संधि ने ही दूसरे विश्व युद्ध की आधारशिला तय कर दी थी। उधर हिटलर ने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी दल के माध्यम से जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद को जगाना शुरू किया और हिटलर ने बताया कि दुनिया की सबसे योद्धा और शुद्ध नस्ल यानी हम आर्य जर्मन्स लोग हैं। हिटलर का मानना था कि जर्मनी सिर्फ आर्यों का है और यहाँ आर्यों के अलावा कोई नहीं रह सकता, न यहूदी, न साम्यवादी, न जिप्सी, न रोमा। हिटलर वाइमर गणतंत्र की दुर्बलता के लिए भी वह विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए भी यहूदियों को जिम्मेदार मानता था। हिटलर का मानना था कि अगर यहूदी जर्मनी में ना होते तो जर्मन्स यानी आर्य अकेले ही विश्व युद्ध जीत सकते थे। इसी दौरान हिटलर ने अपनी एक निजी हथियारबंद पैरामिलिट्री फोर्स बनाई जिसे स्टरमेटेलॉन्ग्स यानी स्टार ट्रूपर्स कहा जाता था। इस पैरामिलिट्री फोर्स में मुख्यतः कामकाजी, राष्ट्रवादी, सरकार विरोधी विचारों के लोग और प्रथम विश्व युद्ध के हारे हुए सैनिक शामिल हुए थे। साल 1923 में हिटलर की निजी सेना यानी विद्रोहियों की सेना में संख्या 15,000 थी। इतनी संख्या होते ही हिटलर ने जनरल एरिच लुंडोर्फ के साथ मिलकर बावेरिया साम्राज्य के तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की और इस पूरी घटना को वियरहॉल पुच या म्यूनिख पुच के नाम से जाना जाता है। हिटलर के तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के लिए राज्य द्वारा हिटलर को 5 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई, परंतु हिटलर की लोकप्रियता को देखकर और लोगों के दबाव को देखकर सरकार को हिटलर को मात्र 13 माह की अवधि में रिहा करना पड़ा। 13 माह की कैद के दौरान हिटलर ने एक चर्चित पुस्तक लिखी, मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष। मीन कैंप पुस्तक के अनुसार हिटलर ने बताया कि आर्य यानी जर्मन दुनिया की सबसे शुद्ध नस्ल है और यहूदी दुनिया के सबसे ज्यादा कमजोर और अशुद्ध नस्ल है। मीन कैंप किताब में हिटलर आगे लिखते हैं कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और चेकोस्लोवाकिया ये सब जर्मनी का ही विस्तार है और एक दिन अखंड जर्मनी बन के रहेगा
1925 आते आते नाजी दल की सदस्य संख्या बढ़कर हो गई 25,000 और 1929 में सदस्यों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी थी। अब हिटलर आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सरकार विरोधी सोच को लेकर लगातार लोकप्रिय होता जा रहा था। 1928 में हुए जर्मनी के आम चुनाव में हिटलर की पार्टी नाजी दल ने पार्टिसिपेट किया और वोट मिले मात्र 80,000। इससे सबक लेकर हिटलर ने और तैयारी के साथ 1932 के आम चुनावों में भाग लिया और हिटलर की पार्टी नाजी दल को 1,40,00,000 मत प्राप्त हुए, यानी टोटल मत का 37% मत शेयर हिटलर की पार्टी नाजी दल ने हासिल किया। रीचस्टैग यानी जर्मनी की संसद की 608 सीटों में से हिटलर के पार्टी नाजी दल ने 230 सीटों पर जीत हासिल की। पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद हिटलर बन गया जर्मनी का चांसलर और फिर शुरू हुआ बर्बरता, हत्याएं और यहूदियों के नरसंहार का खेल शुरू। हिटलर ने चांसलर बनते ही नाजी दल पार्टी के राष्ट्रीय चिन्ह स्वास्तिक को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया और जर्मनी में इसे हाकेन क्रूएज कहा जाता है। नाजी दल के इस चिन्ह को स्वास्तिक मानने पर भी लोगों में मतभेद है, परंतु यूएसए के यूनाइटेड स्टेट होलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम द्वारा भी इस चिन्ह को स्वास्तिक ही माना गया है, जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर ने जर्मनी के चांसलर के रूप में शपथ ली और नाजी दल के लोगों ने इसे द थर्ड राइक के नाम से पुकारा। नाजी दल के लोगों के अनुसार 800 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक द होली रोमन साम्राज्य को पहले साम्राज्य के तौर पर माना गया और 1871 से 1918 ईस्वी तक के द जर्मन एम्पायर को दूसरे साम्राज्य के तौर पर माना गया। अब हिटलर के चांसलर बनते ही द राइक यानी तीसरे साम्राज्य की शुरुआत के तौर पर देखा गया। चांसलर बनते ही हिटलर ने वाइमर गणतंत्र व्यवस्था को भंग कर दिया। सत्ता की लड़ाई में हिटलर राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग से भी राष्ट्रपति का पद स्वयं के लिए चाहता था। हिटलर ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए 27 फरवरी 1923 को राइक्सटॉग फायर यानी संसद भवन को आग लगा दी और इस आगजनी के बहाने हिटलर ने विपक्ष को कुचलना शुरू कर दिया और शक्तियां अपने हाथ में ले ली। हुआ यूं कि जुलाई 1933 में हिटलर ने एक फतवा यानी फरमान जारी कर दिया कि जर्मनी में केवल नाजी दल रहेगा, बाकी सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और संघ खत्म किए जाते हैं। अब जर्मनी वन पार्टी स्टेट बन चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के तमाम देशों द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन से भी हिटलर ने जर्मनी को 1933 में अलग कर लिया। समस्त यूरोप में हिटलर के इस कदम का कड़ा विरोध किया गया। हिटलर ने पूरे यूरोप के बढ़ते हुए विरोध को देखकर जर्मनी के निशस्त्रीकरण की एवं वैश्विक शांति की बात करना शुरू किया, परंतु ये सब बातें हिटलर के स्वभाव के विपरीत थी। इसके बाद 1 जुलाई 1933 को म्यूनिख में हुए घटनाक्रम ने पूरे जर्मनी को हिला के रख दिया। हुआ यूं कि हिटलर को लगा कि स्टार मेटालॉन्ग के टॉप कमांडर यानी हिटलर के सेनापति अंसंट रोम उससे ज्यादा ताकतवर हो रहा है, जो कि हिटलर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। हिटलर ने कमांडर अंसंट रोम को 30 जून से 2 जुलाई 1933 तक के लिए किसी विशेष अभियान पर बात करने के लिए म्यूनिख स्थित स्टेडियम जेल में उसके साथियों के साथ आमंत्रित किया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन हमिंगबर्ड। 1 जुलाई 1933 की रात को हिटलर के व्यक्तिगत अंगरक्षकों, जिन्हें सज्जाटफेल कहा जाता था, अंस्टम रोम और उसके साथियों को गोलियों से भून दिया। पूरे जर्मनी में हिटलर की दहशत फैल गई। 13 जुलाई 1933 को हिटलर ने जर्मनी की संसद में अंसंट रोम की हत्या पर सफाई देते हुए कहा कि एज द सुप्रीम रूलर ऑफ जर्मनी आई हैव एक्सरसाइज्ड माय पावर अगेंस्ट दोज हु थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ द जर्मन नेशन। अंसंट रोम की हत्या के बाद हिटलर ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऑस्ट्रिया के एकीकरण की बात शुरू कर दी।
हिटलर के भाषण में ऑस्ट्रिया के एकीकरण की बात सुनकर वियना में रहने वाले नाजी इतने उग्र हुए कि उन्होंने ऑस्ट्रिया के तख्ता पलट की कोशिश की और ऑस्ट्रियाई चांसलर एंगलबर्ट डॉफलस की हत्या कर दी। इस घटना से सभी यूरोपीय देश अलर्ट हो गए। उधर जर्मन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की लंग्स कैंसर से 86 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 2 अगस्त 1934 को हुई मृत्यु के बाद राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने पद चांसलर में समाहित कर ली और राष्ट्रपति पद का विलय भी चांसलर के पद के साथ कर लिया। अब हिटलर जर्मनी का एकमात्र सर्वेसर्वा था। हिटलर अब राइट प्रेसिडेंट भी था, यानी राज्य का मुखिया। हिटलर चांसलर भी था, यानी सरकार का मुखिया। हिटलर फ्यूरर भी था, यानी नाजी पार्टी का मुखिया। हिटलर ने खुद को राष्ट्रपति ना कहलवाकर फ्यूरर कहलवाना पसंद किया। वह अपने आप को राज्य के दायरे से भी बाहर समझता था, यानी राज्य का कोई भी कानून हिटलर पर लागू नहीं होता। अब हिटलर का एक सपना था, एक नस्ल एक राष्ट्र स्थापित करना, वर्साय की संधि के अपमान का बदला लेना और पूर्वी दुनिया पर चढ़ाई करके जर्मनी का विस्तार करना और यहूदियों का नरसंहार करना। सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों के सफाई का कदम उठाया। यहूदियों के प्रति नफरत हिटलर के दिल में वियना प्रवास के दौरान पनपी, जहां हिटलर एंटी सेमेटिक कैंपेन करने वाले लोगों के संपर्क में आया, जिसमें सबसे प्रमुख थे ऑस्ट्रिया में जर्मन राष्ट्रवादी नेता जॉर्ज रिटर और वियना का मेयर कार्ल लुइगर। इन लोगों ने ही हिटलर के दिल में यहूदियों से नफरत के बीज बो दिए थे और हिटलर सत्ता में आते ही इनके खून का प्यासा हो गया। 1934 में हिटलर ने एक अभियान चलाया, द फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज क्वेश्चन, और 1935 में हिटलर ने एक कानून बना दिया जिसे नूरमबर्ग लॉज कहा जाता है, जो कि नागरिकता से संबंधित था, जिसमें कोई भी यहूदी जर्मन से या जर्मन के किसी रक्त संबंधी से न रिश्ता रख सकता था और न ही संबंध बना सकता था। हिटलर ने मार्च 1936 में यहूदी लोगों को इकट्ठा करता और मार्स शूटिंग से मार डालता। ऐसे लगभग 20 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में हिटलर को लगा कि बंदूक के बुलेट से यहूदियों को मारना महंगा है और इस एम्यूनिशन का प्रयोग मैं यूरोप को फतेह करने में करूंगा। इसलिए हिटलर ने ऑपरेशन T4 के तहत जर्मनी के गांव व शहरों में लगभग 1500 गैस चैम्बर बनवाए और पहला गैस चैम्बर यानी किलिंग सेंटर बनवाया पोलैंड में। हिटलर ने ऑपरेशन T4 के तहत जर्मनी के गांव और कस्बों में बने गैस चैम्बर्स यानी किलिंग सेंटर्स में लगभग 80,000 यहूदियों को मार डाला। हिटलर ने एक ऑपरेशन राइनहार्ड चलाया, जिसमें यूरोप के अन्य देशों में भी किलिंग सेंटर बनाए, जिसमें नाजी पुलिस यानी गेस्टेपो और क्रिमिनल पुलिस यानी क्रिपो यहूदियों को पकड़ती और इन किलिंग सेंटर्स में ठूस कर भर देती। उसके बाद इन सेंटर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड या जाइक्लोन बी गैस का प्रयोग कर लोगों को मार दिया जाता। इस ऑपरेशन राइनहार्ड के द्वारा हिटलर ने लगभग 18 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। मरने वालों में न केवल यहूदी थे बल्कि रोमा और जिप्सी भी थे। जिप्सी वो पंजाबी भारतीय थे जो या तो काम की तलाश में यूरोप गए थे या फिर यूरोप के लोगों द्वारा उपनिवेशों से लाए गए मजदूर थे। यूएसए की होलोकॉस्ट म्यूजियम की रिपोर्ट के अनुसार हिटलर ने 1933 से 1945 तक लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था। हिटलर पर सत्ता की सनक का भूत इस कदर चढ़ा हुआ था कि उसने 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के विस्तार को लेकर पोलैंड पर हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया, जहां एक तानाशाह स्टालिन शासन कर रहा था। हिटलर यही नहीं रुका। दिसंबर 1941 में हिटलर ने अमेरिका के खिलाफ भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। हिटलर की युद्ध की तैयारी इतनी लंबी और सटीक थी कि साल 1941 का अंत आते आते हिटलर ने यूरोप
और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। 1942 में मिस्र के अल अलामीन व सोवियत संघ के स्टालिनग्राद के मोर्चे पर हिटलर हारने लगा था। उत्तरी अफ्रीका में भी यूएसए ने अपनी सेनाओं को डिप्लॉय कर दिया। हिटलर पर जानलेवा हमले करवाना शुरू कर दिया। जुलाई 1944 में हिटलर ईस्ट पर्सिया में एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जब बम से हुए हमले में हिटलर बाल बाल बचा था। 1944-45 में पूर्वी सोवियत की तरफ से सोवियत सेनाओं ने चढ़ाई कर दी और सोवियत की रेड आर्मी बर्लिन की गलियों में घुस गई। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1945 में हिटलर ने खुद को चारों तरफ से घिरा देख बर्लिन के एक युद्ध बंकर में छुपा लिया और यहीं से युद्ध के लिए आदेश देता रहा। अप्रैल 1945 के आखिरी आदेश में हिटलर ने एडमिरल कार्ल दोनित्ज को हेड ऑफ द स्टेट और जोसेफ गबल्स को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। 28-29 अप्रैल 1945 की रात्रि हिटलर ने अपनी प्रेमिका इवा ब्रोन से शादी की। 30 अप्रैल 1940 को हिटलर ने अपनी पसंदीदा फीमेल डॉग ब्लॉन्डी को जहर देकर मार डाला और अपनी प्रेमिका इवा ब्रोन के साथ खुद ने भी साइनाइड खा लिया। साइनाइड खाने के बाद भी हिटलर को लगता था कि वो शायद बच सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसने स्वयं को गोली मारकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। ये थी आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह और करोड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार द एडोल्फ हिटलर की जीवन यात्रा। कैसा लगा आपको वीडियो? मुझे आप लिख भेजिए। और किस दुनिया की शख्सियत के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं पूरी रिसर्च के साथ आपके साथ साझा करूंगा उस शख्सियत के विचार, उसका जीवन, उसके जीवन की यात्रा, उपलब्धियां और दुनिया पर पड़े उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।